गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे हैं। अभी तक हम इसके 2 वीडियो देख चुके हैं। आज हम इसका तीसरा वीडियो पढ़ेंगे ना, प्रेमचंद का तीसरा वीडियो। चलिए पेज नंबर निकालते हैं 62। पेज नंबर 62 पर पढ़ते हैं। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब लेखक कह रहे हैं, लेखक ने कहा था कि यह अर्ध मुस्कान है, यह मुस्कान नहीं हो सकती, यह सिर्फ मजाक है, यह उपहास है, यह व्यंग्य है। और उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा था कि यह कैसा आदमी है। अब प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में बात करें कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहन रहा है और लोगों पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। अब वो कह रहे कि यार फोटो ही खिंचाना था तो जूते तो कम से कम अच्छे पहन लेते या नहीं भी खिंचाते फोटो। क्या फर्क पड़ता है फोटो खिंचाने से, नहीं भी खिंचाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को लेखक ने कहा है। अब उन्होंने कहा कि फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता, शायद पत्नी का आग्रह था। अब लेखक जो है वो अनुमान लगा रहा है कि हो सकता है कि प्रेमचंद की पत्नी ने उनसे जिद की होगी कि चलिए जी हम फोटो खिंचाते हैं, है ना। तो शायद हो सकता है कि उनकी पत्नी को वो मना नहीं कर पाए और उन्होंने फटे जूते पर ही फोटो खिंचा ली हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कहकर बैठ गए, मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे ही रो पड़ता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। अब लेखक कहते हैं कि क्या विडंबना आ गई है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है कि व्यक्ति के पास फोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है। कितनी विडंबना है, कितनी गरीबी है ना। और उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर तनिक भी संकोच नहीं है, तनिक भी लज्जा नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, तुम मुस्कुरा रहे हो। तो मैं तुम्हारी इस स्थिति को देखता हूँ तो मैं अपने अंदर रोने लगता हूँ, है ना। मेरे अंदर मेरी आत्मा कलपने लग जाती है कि व्यक्ति इतनी गरीबी में जीता है कि उसके पास पहनने को जूता भी नहीं है, वो फटे जूते पहन करके घूमता है। लेकिन जब मैं तुम्हारी आंखों को देखता हूँ, तुम्हारी आंखों के दर्द को देखता हूँ, इस तीखे व्यंग्य को देखता हूँ, तो मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, रोने से रोक लेता हूँ कि जब तुम इस तरह की जीवन जी सकते हो तो मैं भी जी सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते प्रेमचंद, तुम फोटो का महत्व को नहीं समझते। आज की दुनिया में हम देखें तो फोटो का कितना महत्व है। एक जरा से फोटो खींची, सेल्फी खींची और उसको हमने व्हाट्सएप पे डाल दिया, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, इंस्टा पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे सारी जगह हम फोटो को पब्लिश कर देते हैं एक जरा से सेकंड में। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद तुम्हें फोटो का अर्थ नहीं मालूम, तुम्हें फोटो का महत्व नहीं मालूम है। समझते होते तो किसी फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते, है ना। वो कह रहे कि तुम्हें फोटो का अर्थ मालूम होता, फोटो का महत्व मालूम होता तो तुम किसी से जूते उधार मांग लेते, है ना। आज की स्थिति में यही होता है ना कि हम शादी ब्याह में जा रहे हैं और कोई अच्छा सा फोटो खिंचाना है, मेरे पास कोट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ब्लेजर नहीं तो मैं अपने दोस्त का ब्लेजर मांग लिया और फोटो खिंचा ली, है ना। मैचिंग नहीं हो रहा है, ब्लेजर और पैंट नहीं मैच कर रहा है तो हम किसी का दूसरे का ब्लेजर मांग लेते या किसी की दूसरे की टाई मांग करके फोटो खिंचा लेते। फोटो खिंचाने के बाद में उसको वापस कर देते। ये आज की संस्कृति है, ये आज की परिस्थिति है, ये आज का माहौल है, ये आज का परिवेश है। लेकिन प्रेमचंद के समय का माहौल अलग था। व्यक्ति मांगता नहीं था किसी से, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो जाए, लेकिन वो मांगने वाली प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं देता था। तो प्रेमचंद इतने सहज व्यक्ति थे कि फटे जूते पर उन्होंने फोटो खिंचवा ली, लेकिन उन्होंने किसी से जूता उधार नहीं मांगा। फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने जूता उधार नहीं मांगा। तो वही बात कहते हैं लेखक कि तुमसे जूते मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानता। लोग तो इत्र चिपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी को भी फोटो भी खुशबू देती है। अब वो कहते हैं कि तुमसे सिर्फ जूता नहीं मांगते बना यार प्रेमचंद, तुमसे जूता मांगते नहीं बना। लोग तो फोटो खिंचाते समय इत्र तक डालते हैं, परफ्यूम तक डालते हैं ताकि फोटो भी सुगंधित आए, फोटो खिंचाते समय भी खुशबू आए। लोग इतना सब कुछ करते हैं फोटो खिंचाने के लिए और तुम फोटो भी ऐसे ही खिंचाकर आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोपी 8 आने में मिल जाती है। अब वो कहते हैं
कि टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में 5 रुपए में से कम में क्या मिलते होंगे। वो कह रहे हैं कि 8 आने का मतलब समझते हैं आप, अठन्नी है ना, 50 पैसे। उस समय टोपी जो थी वो 50 पैसे में मिल जाती थी और जूते मिलते थे 5 रुपए में, है ना। तो वो कहते हैं कि 5 में मिल जाते हैं। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा। वो कहते हैं कि जूता उस समय में, प्रेमचंद के समय में, है ना, हरिशंकर परसाई के समय में जूता जो था वो हमेशा महंगा होता था और टोपी जो थी वो सस्ती होती थी। वो कह रहे हैं कि अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 25 टोपियां निछावर होती है। वो कहते हैं कि जूते अब तो और भी कीमत बढ़ गई है जूते की, लेकिन अब क्या होता है कि इस पर 25 टोपियां निछावर कर दी जाए तब भी जूता खरीदते नहीं बनता। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम होंगे दुनिया के लिए बहुत जाने माने व्यक्ति, तुम होंगे प्रसिद्ध व्यक्ति, तुम होंगे बहुत बड़े कथाकार, तुम बहुत बड़े उपन्यास सम्राट होंगे, तुम बहुत बड़े कहानीकार होंगे, तुम बहुत बड़े समाज के प्रवर्तक होंगे, युग प्रवर्तक होंगे, समाज को दिशा देने वाले होंगे, लेकिन स्थिति क्या है तुम्हारी, आज भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है ना। तुम होंगे दुनिया में बहुत नामचीन, तुमने बहुत नाम कमाया होगा अपनी रचनाओं से, अपने विचारों से, अपने भावों से, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जूता फिर भी फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। अब लेखक हरिशंकर परसाई कहते हैं कि मेरा जूता भी बहुत अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फटा है। अब लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी फटा है, लेकिन नीचे से फटा है, ऊपर से उंगली दिखाई नहीं देती है ना। अब बात का व्यंग्य को समझना कि मेरा जूता भी फटा है, लेकिन ऊपर से फटा हुआ दिखाई नहीं देता, नीचे से तलवा फटा हुआ है मेरे जूते का, पर अंगूठे के नीचे तला फटा है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ कर लहलहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अब लेखक कहते हैं कि मेरा जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ है, वो कभी भी ऊपर से दिखाई नहीं देता, है ना। चाहे मेरी उंगली छिल जाएगी, मेरी उंगली से खून निकलने लग जाएगा, लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं दिखेगी, है ना। कई बार मुझे बहुत दर्द होता है कि मेरी उंगली में तकलीफ है, चोट लग गई है फटे जूते के कारण, लेकिन फिर भी मेरी उंगली बाहर नहीं दिखाई देती है ना। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन तुम्हारा तलवा सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे जूते का तलवा फटा हुआ नहीं है। मेरे जूते का तलवा फटा हुआ है तो मुझे चोट लग जाती। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान होते हैं, है ना। वो कहते हैं कि प्रेमचंद तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते हो, कि पर्दे के पीछे सारी गलतियां ढक जाती है, पर्दे के पीछे सारे आडंबर ढक जाते हैं, पर्दे के पीछे सब व्यंग्य छिप जाते हैं, लेकिन तुम हो कि पर्दे के सामने बैठे रहते हो, तुम्हें कुछ भी छिपाना नहीं आता, तुम्हें कुछ भी ढकना नहीं आता। तुम अपने फटे जूते के को लेकर के आ गए। जूता मेरा भी फटा है, लेकिन मेरा जूता नीचे से है, ऊपर से दिखाई नहीं देता, लोगों को यह मालूम नहीं पड़ता, लोग यह नहीं जान पाते कि मेरा जूता फटा हुआ है। लेकिन तुम्हारे जूते को देखकर आसानी से कह सकते हैं कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है। तो प्रेमचंद तुम इस बात को नहीं जानते, तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, तुम पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम समाज के सामने रहने वाले व्यक्ति हो, समाज को दिशा दिखाने वाले व्यक्ति हो। तो यह बात लेखक ने प्रेमचंद जी के लिए कही। चलिए आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए।